आप सभी को नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है टीवी फर्स्ट न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ कार्तिकेय दुबे। साथियों, अभी हम उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में हैं और मऊ ज़िला जो हमेशा फेमस रहता है और ये एक ऐसा ज़िला है जो तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये हमेशा अपने राजनीति के लिए भी फेमस रहता है। हमारे साथ मऊ ज़िले के या कहे तो पूर्वांचल के एक विख्यात नेता श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं। आपका स्वागत है सर टीवी फर्स्ट न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। कैसा चल रहा है सब चुनावी जो रणनीति इस समय है, 2027 का चुनाव आपके सामने है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी सरकार 5 साल चुनाव की मोड में रहती है और कार्यकर्ता भी उसी तरह से तैयार रहते हैं कि जब भी चुनाव हो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। या बराबर फील्ड में ही लोग रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। चुनाव की तैयारी यही होती है ना, जनता में सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना, लोगों के बीच रहना, लोगों के सुख दुख में रहना। तो रेगुलर पार्टी करती रहती है, हम लोग करते रहते हैं। अभी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी का आगमन मऊ में हुआ था। क्या ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज़ है? क्योंकि लखनऊ में अभी जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई उसके बाद ये ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज़ हैं। क्या इस पर आपका क्या बयान है? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। और वह जो मीडिया द्वारा फैलाया गया कि एक बैठक हुई थी, उनके समाज की बैठक नहीं थी, जन्मदिन था विधायक जी का, उसमें अपने लोगों को बुलाए थे। तो जाहिर सी बात है कि घरेलू कार्यक्रम में अपने ही लोगों को बुलाया जाता है, जो लोग उनसे संबंधित हैं, तो उन लोगों को बुलाए थे। और ऐसा कहीं कुछ नहीं कि ब्राह्मण समाज नाराज है। क्यों नाराज होगा? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कार्य नहीं करती है कि कोई समाज नाराज हो। आप देखते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा की हो या किसान निधि की हो, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की चल रही, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसके पहले सरकारी थी, जात देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था। इसमें सबसे ज़्यादा अगर सरकार की योजनाओं का कोई लाभ लेता है तो निचले तबके के लोग लेते हैं, माइनॉरिटी के लोग लेते हैं, दलित समाज के लोग लेते हैं। और सबको सरकार एक भाव से देती है और कभी यह नहीं सोचती है कि हमारे वोटर हैं इनको किया जाए, हमारे वोटर नहीं है इनको न किया जाए। सबके लिए सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई नाराज हो। व्यक्तिगत किसी की कोई खुन्नस किसी से हो सकती हो, अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से हमको नहीं लगता है कि कोई नाराज है। आप कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो एक जाति की राजनीति करती है? नहीं है। पीडीए की बात करते हैं, पीडीए के अलावा उनको और किसी को नहीं चाहिए। भाई, आप अगर राष्ट्रीय पार्टी हों, राज्य स्तरीय पार्टी हों, या आप समाज में राजनीति करते हो, समाज सेवा करते हो, तो किसी एक जात को लेकर कोई सफल नहीं हो सकता है। सारे समाज के लोग जिनके साथ रहेंगे वही सफल होगा और सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अखिलेश यादव जी का देखते हैं, जब भी बयान आता है तो कुछ ऐसा बयान आता है, हमेशा कभी राष्ट्र विरोधी, कभी देश विरोधी इन लोगों की भाषाएं होती हैं। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए इन लोगों ने सिफारिश किया था कि आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। राम मंदिर का आप लोगों ने देखे कि उनके पिताजी ने गोली चलवा दिया राम भक्तों पर। वह शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, उन पर गोली चलवा दिया। तो ये लोग हमेशा इस तरह का काम करते हैं। इन लोगों का कोई राष्ट्र के हित का अच्छा कार्य इन लोगों को बेहतर नहीं लगता है और ख़राब लगता है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगाती है कि एसआईआर के आड़ में जो वोट्स हैं वो काटे जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर कोई पहले बार तो हुआ नहीं है, तो कांग्रेस के सरकार में हुआ है। एक प्रक्रिया है कि वोटों का शुद्धिकरण, एसआईआर का शुद्ध रूप से है वोटों का शुद्धिकरण। वोट जैसे बहुत लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, कुछ लोग शिफ्ट कर गए हैं कहीं और, 2-2 जगह डबल नाम है, गांव में भी हम वोट देते हैं, शहर में भी देते हैं,
तो इस तरह के वोटों का शुद्धिकरण हुआ, इसमें किसी एक दल का कोई नुकसान नहीं है। जो गलत है, जैसे हमने 4 जगह 5 जगह अगर अपने नाम करवा रखे हैं, 5 शादियाँ की हैं, 5 जगह नाम डलवा रखा है हमारे परिवार के लोगों ने, तो ऐसे लोगों का नाम तो कटना ही है। और बाकी या किसी एक दल का कोई कहे कि नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का हुआ हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का, इस तरह कोई बात नहीं। और यह चुनाव आयोग करता है, न कि सरकार करती है। यह चुनाव आयोग का कार्य है और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। छटपटाहट इन लोगों को है जो लोग गलत हैं। जब भी कोई सही काम होता है तो छटपटाहट उन्हीं को होती है जो लोग गलत करते हैं। मऊ की बात करते हैं सर, तो मऊ में दशकों से देखा जा रहा है कि एक परिवार का जो दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी दशकों से कोशिश कर रही है कि मऊ सदर में वो अपना कमल खिला सके। तो क्या लग रहा है आपको, आने वाले 27 में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होगा आने वाले 27 में। कुछ कारण थे, कुछ सरकारें थीं जो माफिया पसंद थी, माफियाओं के हित की काम करते थे लोग, उनके लाभ के बारे में काम करते थे लोग और माफिया उनसे लाभ लेते थे। तो दबाव था, वो जमाना गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं। इनके सरकार में, इनके समय में कोई भी माफिया पनप नहीं सकता है और माफिया शब्द धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से गायब हो चुका है। जो कि इसी के लिए उत्तर प्रदेश बीच में जाना जाता था, कुख्यात था। न उद्योगपति उद्योग लगाने चाहते थे, न ही धंधे वाले लोग यहाँ कोई धंधा करना चाहते थे। बिजनेसमैन से लेके ठेकेदारी से लेके सामान्य व्यक्ति से सारे लोग परेशान थे। कहीं ज़मीनों पर कब्जा होता था, कहीं किसी को सरेआम अपहरण हो जाता था, कहीं गोली मार दी जाती थी, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। जब से पूज्य योगी जी गद्दी पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसे लोगों का काम खत्म हो गया है। या तो लोग जेल के अंदर हैं, न तो जहन्नुम चले गए हैं। पूज्य योगी जी ने कहा भी है कि जो गलत करेगा उसके साथ कड़ा से कड़ा बर्ताव किया जाएगा और माफियाओं को, जो लोग नहीं सुधरेंगे, या तो अपनी जमानत तोड़वा के जेल चले जाएं, नहीं मेरा प्रदेश छोड़ने, और नहीं तो जहन्नुम का टिकट पक्का है। मुख्तार अंसारी ने ही आपके भाई श्री मन्ना सिंह का गाजीपुर तिराहे पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2009 में उनकी हत्या हुई थी। 29 अगस्त 2009 को 29 अगस्त 2009 को उनकी हत्या हुई थी। उनके बरी भी शायद मुख्तार अंसारी को एक बार कर दिया गया था इस केस से। जैसे उस समय एक माइनॉरिटी के जज साहब थे, उन्हीं के यहाँ मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने 120B में मुख्तार अंसारी मुलजिम थे और उनके पक्ष में देने के लिए उनको बरी कर दिया। 3 लोगों को आजीवन कारावास कर दिया। उस समय तक 5 लोग इनकाउंटर में मारे जा चुके थे। 4 या 5 लोग मारे जा चुके थे इनकाउंटर में। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ हम लोग अपील में गए, राज्य सरकार भी गई, दोनों अभी पेंडिंग हैं, वहाँ पड़ी हुई है हाई कोर्ट में। तब तक मुख्तार अंसारी खुद ही चले गए। तो ऐसा नहीं है, उन जज साहब के खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को हम लोगों ने उनके खिलाफ लिखा। आदिल आफ्ताब नाम था उनका जज का। उसके बाद उनका प्रमोशन नहीं हुआ, डीजी से डीजी रह गए, डीजे नहीं हुए, उसी तरह रिटायर हो गए। तो जो गलत करता है उनको लगा होगा भाई कहीं से कि मुख्तार को छोड़ देना ही श्रेयस्कर है, उचित है उनको। हमने केवल एक ही प्रश्न किया था कि इन्होंने फैसले में जो लिखा कि यह जो लोग मारे गए, जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ या जिन लोगों ने हत्या की, वो भाड़े के शूटर थे। तो मेरा प्रश्न यही रहा कि भाई अगर वह भाड़े के शूटर थे तो वो तो पेशेवर हैं। हम हायर करेंगे तो आपको मारेंगे, आप हायर करेंगे हमारे लिए, हमको मारेंगे। लेकिन उनको हायर किया किसने? उनको भाड़े के थे तो भाड़ा दिया किसने, पैसा दिया कि? यह तो आना चाहिए कि ये कोई फैसला तो हुआ नहीं कि जो लोग नहीं रहे उनको दिखा दे भाड़े के शूटर हैं और जिन लोगों ने किराया किया उनको छोड़ दिया जाए। तो उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं थे। न्यायालय के फैसले का सम्मान सारे लोग करते हैं, लेकिन संतुष्ट असंतुष्ट होने की बात हुई थी तो हम संतुष्ट नहीं थे, मेरा परिवार संतुष्ट नहीं था, हमारे शुभचिंतक संतुष्ट नहीं थे। तो हम लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए और राज्य सरकार भी इस फैसले के खिलाफ गई। वो अपील जो है वहाँ हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, चल रही है। उस केस के आप मुख्य पैरोकार थे, तो जो मान लीजिए वो जो केस था वो लंबा चला था,
वो अभी भी शायद मुख्तार अंसारी तो है नहीं, लेकिन किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा था उस समय? देखिए, सरकारें सपा बसपा की गवर्नमेंट थी और परिस्थितियां बड़ी विकट थी। मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति से के खिलाफ खड़ा होकर लड़ना अपने आप में एक अकल्पनीय कार्य था। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे भाई की हत्या हुई, हम अपराधी हैं नहीं, हम हत्या करा नहीं सकते हैं, लेकिन हत्या करेंगे नहीं, हत्या कराएंगे नहीं, लेकिन कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे तो समाज में हम कहाँ खड़े रहेंगे। और अगर मुख्तार अंसारी या और माफिया जो हैं जिन्होंने अब तक जितना कार्य किया है, जितना अपराध किया है, कोई दो चार व्यक्ति खड़े हो गए तो कभी के इन लोगों को फांसी हो जाती। और मैं समाज में संदेश देना चाहता हूँ कि मृत्यु सबकी आनी है, हमारी भी आनी है, आपकी भी आनी है, सबकी आनी है। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अगर आप खड़े नहीं हो पाते हैं तो आप इंसान कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो भाई की हत्या हुई थी। भाई की मेरा दोष क्या था? भाई हमारा PWD में ठेकेदारी करते थे। मुख्तार अंसारी को 10% कमीशन चाहिए थी, गुंडा टैक्स उन्होंने देने से मना किया तो भाई की उन्होंने हत्या करा दिया। उसमें मुख्य गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, उनकी भी 19 मार्च 2010 को RTO दफ्तर के सामने उन्होंने उनकी भी गोली मारकर हत्या करा दी। उसमें एक सतीश कुमार बेचारा सिपाही, उसका क्या दोष था? मान लीजिए हमारे भाई ने आपको गुंडा टैक्स नहीं दिया तो आप उनको दुश्मनी मान लिए। राम सिंह मौर्य मुख्य चश्मदीद गवाह थे, उनको आपने दुश्मन मान लिया। लेकिन वो सिपाही तो सुरक्षा में था, गाड़ी में बैठा था, उसका क्या दोष था कि आपने उनकी भी हत्या करवा दिया? तो ऐसे लोगों के साथ ऊपर वाला भी न्याय करता है और नीचे न्याय करने के लिए पूज्य योगी जी भी बैठे हुए हैं और न्यायालय भी बैठा है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा या अफजाल अंसारी या उनके पुत्र द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उन्हें जेल में जहर दे दिया गया था, तो आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, डॉक्टरों के पैनल ने जांच कराया, राज्य सरकार ने भी कहा कि जिनसे चाहें उनसे न्यायिक जांच भी हुई, पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, लाइव उसकी रिकॉर्डिंग हुई, उनके परिवार ने देखा भी। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जहर दे दिया गया है? जेल में जहर देने की व्यवस्था हो कैसे सकती है? जेल प्रशासन जो है पूज्य योगी जी के सरकार में बहुत सख्ती से काम कर रहा है। आप पहले देखे होंगे कि जेलों में दरबार लगते थे, मुख्तार अंसारी थे, गाजीपुर में इनका दरबार लगता था। रात को मछलियाँ तली जाती थी, वहाँ के तत्कालीन DM रात को जाके बैडमिंटन खेलते थे, जबकि 6 बजे के बाद जेल प्रशासन किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता है, सारे बैरिंगें बंद कर दी जाती थी। तो एक ज़माना था, चलता था। लेकिन पूज्य योगी जी की सरकार आई, पूरी सख्ती हुई अपराधियों के साथ, आम आदमी चैन से जी रहा है। 7 साल का शासन बीत गया, 9 साल हो गए ना, अब तो चुनाव हो जाएंगे आपके 27 में। 9 साल का समय बीत चुका और एक भी दंगा अगर कहें कायदे से तो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। सब लोग अमन चैन से जी रहे हैं, चाहे मुसलमान हों चाहे हिंदू हों, कोई भी हों, जो अपना काम कर रहा है, मेहनत की कमाई कर रहा है, अपना धंधा बिजनेस कर रहा है, सुकून से बगैर किसी डर के कर रहा है। तो ये पूज्य योगी जी की सरकार है। और इसमें मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग हमेशा, ये लोग माउथ मीडिया इन लोगों की रही है, झूठा बोलना, झूठा बयान करना, गलत बयानबाजी करना। लोग बताते हैं कि हमारे परिवार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारे परिवार में उन्होंने नौशेरा की लड़ाई लड़ा था, हमारे परिवार में उपराष्ट्रपति हैं। ये तीनों बातें झूठी हैं। मैंने तो राष्ट्रीय चैनलों पर भी मुझसे पूछा गया, मैंने बताया मुख्तार अंसारी, जिनको बताते हैं कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी हमारे दादा थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इनके दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी है। ये भी गलत है। जिनको बताते हैं ये बीबीपुर के रहने वाले थे ब्रिगेडियर उस्मान जी, उनको बताते हैं कि हमारे नाना हैं, वो कहीं से इनके नाना नहीं हैं। इनकी ननिहाल जो है सैदपुर भितरी में है, वहाँ है ही नहीं, उनके नाना नहीं। और ब्रिगेडियर उस्मान की कोई संतान ही नहीं थी, कि उनके नाना हुए कैसे? आप पता कर लीजिएगा कि उनकी कोई संतान नहीं थी।
तो उनकी। ये सब झूठ मतलब नैरेटिव फैलाया जाता है। उनकी जैसे उनकी संतान में बेटी नहीं थी, संतान ही नहीं थी उनके साथ, कोई संतान उनकी नहीं थी, यह नैरेटिव फैलाया जाता है। जिनको बताते हैं हामिद अंसारी जी को कि हमारे चाचा हैं, उनके पिता का इंतकाल हुआ, इनका इंतकाल हुआ, इनकी माता जी का इंतकाल हुआ। किसी में आप बता दें कि डॉक्टर मुख्तार हामिद अंसारी जी आए हों, अगर सगे चाचा होते या परिवार के होते तो सुख में नहीं आते तो दुख में आते। तो कभी आपने देखा, आप लोग भी तो चैनल चलाते हैं, देखते हैं, कभी देखा, कभी उनका इस तरह का बयान आया कि नहीं मैं इनके परिवार का हूँ, हमारे भतीजे हैं। उनके स्कूल को इन लोगों ने खुद कब्जा कर लिया था, उनके जो पारिवारिक वहाँ स्कूल था उसको इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो ये सब इसी तरह नैरेटिव फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ की दुकान चलती रही, अब चलने वाली नहीं है। एक हेट स्पीच का मामला था अब्बास अंसारी का, जो अभी सदर से विधायक हैं। उसके बाद ये लगा कि उनकी विधायकी चली जाएगी और मऊ सदर में पुनः उपचुनाव होंगे, लेकिन फिर कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। अब लगता है कि 2027 में, अब वो 27 तक तो विधायक रहेंगे। क्या 27 में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का जो यहाँ रसूख है वो ख़त्म होगा या पुनः ये चलता रहेगा? नहीं, रसूख उसुख तो ख़त्म हो गया है, वो कहने की बात है, लोगों को बताने की बात है। रसूख उसुख किसी का नहीं सरकार में चलना है योगी जी के समय में। 27 में जनता तय करेगी कि कौन विधायक रहेगा। जनता को दिखा कि 5 बार रहे, लगातार जेलों में रहे, ये भी कभी जनता के बीच नहीं आए, इनके अपने कृत्यों से जेल चले गए, जेल से फिर ये लोग बाहर आए, अब भी जनता के बीच नहीं आते हैं। तो जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनेगी जो इनके सुख दुख में कभी खड़ा ना हो, इनसे मिलने के लिए 4 जगह चेक करा के जाकर जेल में अंदर मिलना हो, कभी कोई जाए भी तो। और यहाँ से पता लगा कि 200-400 किलोमीटर दूर जेलों में पड़े हुए हैं, वहाँ जाना पड़े, तो ऐसे लोगों को जनता चुनेगी क्यों? अब उन लोगों का ज़माना गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की आगामी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बननी है, और इसकी बार विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? बंगाल में भी चुनाव जीतेंगे हम लोग। इसी तरह बिहार में फैलाया जा रहा था कि बिहार में नहीं जीतेंगे, हरियाणा में नहीं जीतेंगे, महाराष्ट्र में नहीं जीतेंगे, लगातार विपक्ष बाँह चढ़ा रहा था। ये तो शपथ लेने की समय और डेट भी उन्होंने बता दिया था तेजस्वी यादव ने। तो देखिए अब क्या हुआ है। तो उसी तरह बंगाल में भी होना है। बंगाल में बहुत अत्याचार ममता जी द्वारा किया जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को सताया जा रहा है, माइनॉरिटी को खुश करने के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को लाकर बसाया गया है। इसी SIR का यही दर्द उन लोगों को बढ़ रहा है कि ये लोग तो रहेंगे नहीं, वोटर जो हमने फर्जी बनाया वोटर हट जाएंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी, हम चुनाव हार जाएंगे, और होना ही है। चूँकि समय की बहुत कमी है, मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि आप पिछली बार प्रत्याशी यहाँ से रहे, आप काफ़ी मेहनत भी उस समय किए हैं और लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, तो आप मऊ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मऊ की जनता से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सारे लोगों के लिए है, न कि किसी एक समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए है, या पारिवारिक पार्टी नहीं है, यह समाज हित के लिए है, राष्ट्र हित की बात करती है। तो मऊ की जनता से यही अपील है कि आगामी चुनाव 2027 के आ रहे हैं, उसमें आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही चुनाव जितवाइए, और जो अपना विधायक रहता है, सत्ता में रहता है, तो सत्ता से लेकर शासन तक लोगों की समस्याओं को कहना और उन समस्याओं को हल कराने का काम करता है। तो ऐसा ही विधायक होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, और सरकार अपनी रहेगी तो जो विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, सरकार अपनी रहनी ही है। तो जो पिछड़े 25-30 सालों के जो कार्य हैं मऊ सदर विधानसभा के, वो सारे कार्य होंगे। अच्छा, एक और हम कह रहे हैं, मऊ के लिए क्या सपना आप देखना चाहते हैं कि हमारा मऊ, क्यों कल्पनाथ राय के बाद अभी AK शर्मा जी आए हैं, काम भी हो रहा है, आप क्या मऊ के लिए सपना देखना चाहते हैं, देख रहे हैं? मऊ के लिए तो सपना ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, सरकार अपनी बननी है तो मऊ को एक मॉडल विधानसभा बनाई जाए। जैसे अन्य जगहों पे लोग अपने अपने विधानसभाओं को मॉडल विधानसभा बनाते हैं, सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, विकास के कार्य होते हैं। तो 30 साल से अपना विधायक रहा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब अपना विधायक नहीं रहा है,
सरकार नहीं रहे और सरकार में भी वो लोग रहे तो लूटपाट के अलावा उन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो विकास के बहुत कार्य पिछड़े हुए हैं। सारे लिस्ट बनाकर और लोगों को जोड़कर जो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा सरकार से मांग करके और विकास के कार्य कराएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी थे, जो एक बहुत ही विख्यात नेता हैं और मऊ से प्रत्याशी सदस्य भी रह चुके हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद हमारा ये खास प्रोग्राम देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ टीवी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद।